आज का जो टॉपिक है आपका क्यूब्स एंड डाइस है। ठीक है, बेसिकली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं क्यूब से ही आते हैं, डाइस से आया नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन उसके बता दूंगा एक बार। ठीक है, कॉमन सा फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक, चलिए तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पहले तो हम पढ़ लेते हैं भाई कि डाइस। डाइस आपके पास जो होता है बेसिकली दो टाइप का डाइस होता है, एक आपका होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है आपका जनरल डाइस। ठीक है, जिसको हम लोग कई बार नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। ठीक है, या नॉर्मल डाइस भी बोल देते हैं। ठीक है, एक आपका स्टैंडर्ड डाइस, एक दूसरा नाम होता है जनरल डाइस या नॉन स्टैंडर्ड डाइस या नॉर्मल डाइस। ठीक है, अब दो टाइप के डाइस है, इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको भी बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड से। अब बात कर लेते हैं कि इन पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे डाइस के ऊपर, या तो होगा बेस्ड ऑन द क्लोज डाइस या होगा बेस्ड ऑन द ओपन डाइस। ठीक है, तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। हाँ जी, तो क्लोज डाइस के जो क्वेश्चन है और ओपन डाइस के क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों ही हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या रहता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डाइस से। पहले हम कवर अप करेंगे क्लोज डाइस। ठीक है, तो क्लोज डाइस में पहले आप लोग जान लीजिए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और आपका जनरल डाइस यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस के अंदर आपको चीजें फिक्स मिलेंगी। ठीक है, आप कभी भी मार्केट जाएंगे और लूडो की गीटियां अगर आप खरीदेंगे, तो आपने लूडो में डाइस देखा होगा, 1 से लेके 6 तक उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। ठीक है ना, या ऑनलाइन भी आप लूडो अगर खेलते हैं तो जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है, ठीक है, वो फिक्स रहता है। फिक्स मतलब स्टैंडर्ड डाइस की ये कंडीशन आपको फिक्स देखने को मिलेगी कि 2 के अपोजिट में हमेशा 5 होगा, 4 के अपोजिट में हमेशा 3 होगा और 6 के अपोजिट में हमेशा 1 होगा। ये फिक्स रहता है। इसका रीजन ये है कि इसके अपोजिट जो सरफेस होते हैं इनका सम हमेशा 7 बनना चाहिए। ये एक स्टैंडर्डाइज सेट किया गया है डाइस बनाते हुए। जो भी आप लूडो में डाइस यूज करते हैं उसके पीछे का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है कि हमेशा उसके अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। ठीक है, तो 7 कब बनेगा? जब 2 के अपोजिट 5 होगा, 4 के अपोजिट 3 होगा और 6 के अपोजिट 1 होगा, तभी पॉसिबल है कि अपोजिट सरफेस का सम 7 हो। तो स्टैंडर्ड डाइस कौन सा डाइस होता है? जिसके अपोजिट सरफेस का सम किसके बराबर हो? 7 के बराबर हो, वो कहलाता है आपका स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस होता है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, बहुत रेयर। वो इसीलिए आते हैं क्योंकि इसका सब कुछ फिक्स है, तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेट तो करना नहीं है, तो इसलिए इससे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड डाइस अगर एग्जाम में आ जाएगा तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल डाइस की। ठीक है, जनरल डाइस यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस में कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस एक ऐसा डाइस है जो किसी स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड नहीं है। ठीक है, आपने, मैंने, किसी ने भी डाइस बना दिया, कहीं पे भी 6 नंबर लिख दिए 6 फेसेस पे, जिसके पीछे कोई पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है, तो वो कहलाता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जिसे हम बोलते हैं जनरल डाइस। ठीक है, अब जनरल डाइस में कभी भी अपोजिट सरफेस का सम 7 नहीं होगा जैसे इसमें था। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है? अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, तो उसके लिए ये सब फिक्स है। फिक्स मतलब 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1। लेकिन एक नॉन स्टैंडर्ड या जनरल डाइस में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं होता। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, पेपर में हम कैसे पता लगाएंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? तो पेपर में आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा जैसा ये दिख रहा है आपको इस टाइम। ठीक है, ये एक बॉक्स हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 बॉक्स हो सकते हैं। मतलब एक ही डाइस के वो या तो आपको 2 डायग्राम देगा या 3 देगा। पेपर में आपको 2 या 3 आएंगे, एक नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने पहचानना कैसे है कि स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? ठीक है, तो मैं पहले आपको नॉन स्टैंडर्ड से समझाता हूं। तो जो आपका जनरल डाइस होता है जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक है, इस डाइस में आपको जो भी 3 साइड दिख रही होंगी एट अ टाइम, आपको हमेशा 3 साइड जरूर दिखेंगी। तो 3 साइड में आपको चेक करना है, किन्हीं भी 2 नंबर का सम 7 हो जाना चाहिए। अगर किन्हीं भी 2 नंबर का सम 7 हो गया तो ये आपका जनरल डाइस कहलाता है। ठीक है, जैसे इस डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें, 4 + 5 तो 9 बन रहा है, 5 + 3 तो 8 बन रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन 4 + 3 क्या बन गया? 7 बन गया। तो कहीं पे भी एक बार 7 बन जाना चाहिए। अगर कहीं पे भी 2 एडजेसेंट सरफेस का सम 7 हो गया तो हमेशा ही कौन सा डाइस होगा? एक जनरल डाइस होगा, यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा।
तो इस डाइस के लिए कुछ भी फिक्स नहीं होता, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो डाइस स्टैंडर्ड डाइस होगा तो कैसे पहचानोगे? जैसे इस डायग्राम में ध्यान से देखो, इस डायग्राम में अगर आप देखें 4 + 2 कितना हो गया? 6, 4 + 6 कितना हो गया? 10, 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो यानी अगर मैं किन्हीं भी दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूं तो कभी भी 7 नहीं बनेगा। तो अगर कभी भी 7 नहीं बन रहा तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन अगर दो नंबर को ऐड करने पे 7 बन जाए तो वो आपका एक जनरल डाइस है, यानी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो ये पहचान हो गई आपकी स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस के बीच में, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं 99.9% जो क्वेश्चन है वो हमेशा जनरल डाइस का आएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड का नहीं आता एग्जाम में। लेकिन 0.01% मैं लेके चल रहा हूं कि भाई स्टैंडर्ड डाइस का अगर आ गया तो आपको पहचानना कैसे है। तो पहचानने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर तो सम 7 बन रहा है किन्हीं भी दो नंबर का एक बार या दो बार तो भी कोई चक्कर नहीं है, तो वो एक जनरल यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और अगर कहीं पे भी 7 नहीं बन रहा ऐड करने पे तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस के लिए आप हमेशा याद रखेंगे 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, 6 के अपोजिट 1, ये फिक्स होता है, ठीक है। सिंपल सा रूल है भाई, समझ में आ गया? ठीक है, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में क्या डिफरेंस है, कैसे पहचानेंगे, इतना क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से वाई टाइप कर देना, ठीक है। वाई 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 वाई। तो अब मैं आपको आगे जितने भी रूल बता रहा हूं वो सब मैं आपको बता रहा हूं एक जनरल डाइस के लिए, यानी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए, ठीक है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस के लिए कोई रूल नहीं है भाई, एक ही रूल है, अपोजिट फिक्स है उसके। जितने भी अब मैं आपको रूल बता रहा हूं वो सब जनरल डाइस यानी नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए। तो कुछ रूल्स हैं जो हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कौन से डाइस के लिए? जनरल डाइस, जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस भी बोलते हैं। तो रूल नंबर वन बोलता है भाई कॉमन रूल, ठीक है। रूल नंबर वन है आपका कॉमन रूल। कॉमन रूल क्या होगा? आपको एग्जाम में ये दो प्रकार की फिगर मिलेंगी, तीन भी हो सकती हैं, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये दोनों फिगर एक ही डाइस की हैं, यानी एक ही डाइस को हमने एक बार देखा तो हमें 3 नंबर दिख रहे हैं, 2 5 3। उसको थोड़ा सा हमने रोटेट कर दिया तो हमें नंबर दिख रहे हैं 2 3 4, ठीक है। तो ये आपको नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये नंबर दिख रहे हैं भाई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो पहली फिगर में 2 5 3, दूसरी फिगर में 2 3 4। अब हमें दिखने से पता लग रहा है यार 2 यहां भी अवेलेबल है, 2 यहां भी अवेलेबल है, 3 यहां भी अवेलेबल है, 3 यहां भी अवेलेबल है। मतलब ये रूल कब लगेगा? ये रूल तब लगेगा जब दोनों फिगर में दो नंबर कॉमन होंगे, ठीक है। ये रूल आपने कब लगाना है? जब दी गई फिगर्स में दो नंबर कॉमन होंगे। जैसे आपको दिख रहा है 2 3 2 3, दो नंबर कॉमन है। तो कॉमन रूल क्या कहता है? अगर दो नंबर कॉमन है गिवन डायग्राम में तो बचे हुए नंबर आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज अपोजिट ऑफ 5, तो आंसर आएगा 4। या आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज अपोजिट ऑफ 4, तो 4 के अपोजिट कौन होगा? 5 होगा। लेकिन हम 2 और 3 का अपोजिट नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कॉमन रूल क्या कहता है? अगर दिए गए डायग्राम में दो नंबर कॉमन है, ठीक है, तो बचे हुए नंबर आपस में अपोजिट हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कर देना भाई। कैसे सर, एक बार दोबारा समझाना सर, ये वाला नहीं समझ आया सर। देखो अगर डायग्राम्स में दो नंबर कॉमन हो तो बचे हुए नंबर आपस में अपोजिट होंगे, ठीक है। बस इतना सा रूल है। क्योंकि इसमें भी 2 3 गिवन है, इसमें भी 2 3 गिवन है, तो 2 3 को छोड़ दो, बचे हुए नंबर कौन से हो गए? 5 और 4। तो 5 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। सर हमेशा डाइस में 3 साइड्स ही दिखाएगा, जैसे 5 2 3? हमेशा 3 ही दिखाएगा, 3 से ज्यादा नहीं दिखाएगा एट अ टाइम। और सर ये पेपर में गिवन होगा ना सर, डाइस बना हुआ? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही डायग्राम आएगा आपको। दो डायग्राम, एक ही डाइस की दो फिगर गिवन होंगी, कई बार 3 भी होंगी, वो आगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका पहला रूल था कॉमन रूल। इसमें दो नंबर कॉमन होंगे उसी क्वेश्चन में लगेगा, जिसमें दो नंबर कॉमन नहीं होंगे वहां ये रूल लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है।
अब अगर 2 नंबर कॉमन ना हो, ठीक है, तो 1 नंबर कॉमन होगा। तो अगर 1 नंबर कॉमन होगा तो हम लगाएंगे रोटेशन रूल। ठीक है, अब रोटेशन रूल ध्यान से समझ लीजिए। रोटेशन रूल क्या बोलता है? रोटेशन रूल ये बोलता है कि अगर दी गई डायग्राम में एक नंबर कॉमन हो, ठीक है, जैसे पहला फिगर है 6 2 5, दूसरा फिगर है 1 5 3, तो कॉमन नंबर कौन सा है भाई दोनों में? 5, एक ही नंबर कॉमन है। तो अगर एक ही नंबर कॉमन हो और मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 के अपोजिट क्या आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, एक कॉमन नंबर देके, तो आपको क्या करना होगा? आपको इन दोनों डायग्राम में कॉमन नंबर से स्टार्ट करना है। या तो आप क्लॉकवाइज रोटेट कर लो या एंटी क्लॉक, एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना। ये नहीं ध्यान करना भाई एक डायग्राम में क्लॉकवाइज घूम रहे हैं एक में एंटी क्लॉक, ऐसा नहीं करना। तो मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूं, एंटी क्लॉक को काट ही दो। आप सिर्फ इतना ही याद रखो, कॉमन नंबर से हमें स्टार्ट करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। ठीक है, तो उससे हमें अपोजिट मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे? देखो, दोनों में कॉमन क्या है? 5, तो 5 से स्टार्ट करो पहले डायग्राम में। पहले डायग्राम में 5 से स्टार्ट करूंगा तो 5 के बाद आएगा 1, ओ सॉरी 2, 2 के बाद आएगा 6। तो मैं लिख दूंगा, पहले मैं लिखूंगा 5, फिर थोड़े गैप के बाद 2 लिख दूंगा, थोड़े गैप के बाद 6 लिख दूंगा। तो पहले डायग्राम में मैं क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे डायग्राम में भी कॉमन नंबर क्या था? 5, तो 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 के बाद मैं पहले लिखूंगा 1, 1 के बाद क्या लिखूंगा? 3। तो 5 के बाद पहले मैं लिखूंगा 1, 1 के बाद क्या लिखूंगा? 3। अब होगा क्या? अब जो ये आपने लाइन 2 लिखी है ये आपको अपोजिट नंबर बताएंगी। मतलब 2 के अपोजिट 1 है, 3 के अपोजिट 6 है और 5 के अपोजिट 5 है। अभी मैं इसको बाद में बताता हूं। ठीक है, 2 के अपोजिट 1 है, इसका मतलब 2 के अपोजिट कौन होगा? 1 होगा। और 3 के अपोजिट कौन होगा? 6। तो उसने क्वेश्चन में पूछा था 3 के अपोजिट कौन है, तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 6 होगा। आपका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, दोबारा सुनिए, करना क्या है? कॉमन नंबर से, जो नंबर कॉमन है, कॉमन नंबर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो 5 से क्लॉकवाइज जाओगे तो 5 से पहले नीचे जाना पड़ेगा भाई, ऐसे घूमता ना क्लॉकवाइज। ठीक है, तो 5 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 6, 5 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 6। दूसरे डायग्राम में भी कॉमन नंबर से ही स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज घूमना है। 5 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 1 लिखेंगे, 5 के नीचे 5 लिख दो, अगली बार 1 लिख दो, 1 के बाद कौन आएगा? 3। तो भैया 6 और 3 आपस में अपोजिट हो गए, 2 और 1 आपस में अपोजिट हो गए, 5 के अपोजिट 5 हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है 5 के अपोजिट 5 नहीं होगा, 5 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा, क्योंकि बाकी नंबर ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, तो हम 5 के अपोजिट नंबर भी बता सकते हैं। 5 के अपोजिट होगा 4, 1 के अपोजिट होगा 2, 3 के अपोजिट होगा 6। तो उसने क्वेश्चन में 3 के अपोजिट पूछा था, तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 6। तो ये आपका रोटेशन रूल है। ये कब लगाना है? जब एक नंबर कॉमन होगा। ठीक है, सर अगर सर 6 के 5 ऑपोजिट पूछा हुआ सर? 3। ठीक है। सर 5 के अपोजिट 4, ये सर मतलब हाँ, क्योंकि तो सर बाकी और कोई नंबर बचा ही नहीं ना, 6 ही नंबर होते हैं ना डाइस में। यस सर। तो 1 के अपोजिट अगर 2 है, 3 के अपोजिट 6 है, तो कौन से 2 पेयर बचे? 4 और 5। तो 4 और 5 आपस में अपोजिट होंगे ना। तो सर मतलब जैसे कोई और नंबर, जैसे 4 और 4 कॉमन हो जाते, मतलब एक दूसरे से ही करते, तो हम बचा हुआ कोई और नंबर वो अपोजिट होता। हाँ, वो अपोजिट होगा ना, क्योंकि डाइस में 1 से 6 तक की नंबरिंग होती है। और नहीं तो पेपर में तो ऑप्शन होंगे ही आपके पास, ए बी सी डी। ठीक है ना, अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा तो मान लो ऑप्शन में 2 6 3 4 लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ 5 के अपोजिट कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है 5 के अपोजिट 2 तो हो नहीं सकता, 5 के अपोजिट 6 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 तो 3 के अपोजिट है ना। 5 के अपोजिट 2 भी नहीं हो सकता, तो इनमें से बचा कौन? सिर्फ 4। ओके सर। तो सर डाइस का कोई भी फेस कॉमन होगा तो ये रूल लगेगा? हाँ, हमेशा आपको एग्जाम में या तो एक फेस कॉमन मिलेगा, एक नंबर कॉमन मिलेगा, या 2 नंबर कॉमन मिलेंगे, क्योंकि बिना कॉमन हम पता ही नहीं लगा सकते। ठीक है, ओके सर। तो कम से कम एक नंबर कॉमन मिलेगा, नहीं तो 2 नंबर कॉमन मिलेंगे तो हम कॉमन रूल लगा देंगे, वो बहुत आसान होता है। नहीं तो एक ही नंबर कॉमन होगा तो हम रोटेशन रूल लगा देंगे, वहां से आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया?
दूसरी चीज और साथ साथ आप समझ लीजिए, दूसरा पॉइंट ये होता है अगर कोई नंबर साथ में है तो वो अपोजिट नहीं हो सकता। आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता, ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे, यही डायग्राम है, ध्यान से देखो, इसी डायग्राम में अगर मैं आपसे पूछता कि 5 के अपोजिट बताओ कौन आएगा 3 की बजाय, तो हम थोड़ा सा देखो कॉमन एक्टिविटी भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। कॉमन एक्टिविटी ये है, दोनों में कॉमन नंबर क्या है 5, और उसने 5 के अपोजिट पूछ लिया, ठीक है। तो हमेशा एक चीज आप ध्यान रखें, जो भी नंबर साथ में लिखा हुआ है, देखो कॉमन सी बात है, समझ लेना, वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता। मतलब अगर मैं पहले डायग्राम में जाऊं, 5 के साथ कौन लिखा हुआ है 6, तो 5 के अपोजिट 6 नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो नंबर अपोजिट होगा वो कभी भी दिखेगा नहीं। बात समझ रहे हो ना, 5 का अपोजिट फेस हमेशा छुपा होगा। समझ रहे हो, डायग्राम देख के आई थिंक क्लियर हो रहा होगा तुम्हें। तो 5 के साथ साथ फिर 2 भी तो है ना, ऐसे ही 5 के साथ 2 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये साथ में है, तो 5 के साथ 2 नहीं हो सकता। इन दोनों डायग्राम, पहले डायग्राम से हमें पता लग गया 5 के अपोजिट ना तो 6 है, 5 के अपोजिट ना तो 2 है। इसी तरह से अगर मैं इसी डाइस का दूसरा फिगर देखूं, 5 के साथ कौन लिखा हुआ है 1, इसका मतलब 5 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता। 5 के साथ और कौन लिखा हुआ है 3, तो 5 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता। अब भाई ये नंबर तो अपोजिट में आ ही नहीं सकते, पांचवा वो खुद है, तो कौन सा नंबर बचा 4, तो सिर्फ 5 के अपोजिट कौन होगा 4। इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट रूल। एडजेसेंट रूल मतलब सिंपल सी कहानी है, जो भी साथ है वो विपरीत नहीं होगा। मतलब देखो जो आपका दोस्त है वो हमेशा आपकी साइड लेगा, वो कभी आपके अपोजिट नहीं चलेगा, है ना। और जो आपका दुश्मन है, जो आपके अपोजिट है, वो कभी आपके साथ नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से डाइस के दोनों डायग्राम में आपको कहीं भी 4 दिखाई नहीं दे रहा। 4 इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अपोजिट नंबर कभी भी आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, वो साथ में नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि 5 के साथ 6 भी नजर आ रहा है, 5 के साथ 2 भी नजर आ रहा है, तो ये कभी भी अपोजिट नहीं हो सकते 5 के। इसी तरह 5 के साथ 1 भी नजर आ रहा है, 5 के साथ 3 भी नजर आ रहा है, तो 5 के अपोजिट ना तो 1 हो सकता है ना 3। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। और ये आपको लगाना कब है, ये आप तभी लगाना जब कॉमन नंबर के अपोजिट पूछे, अदरवाइज तो रोटेशन रूल से तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एक समझाने का तरीका है, मतलब अगर हम कोई भी रूल ना लगाएं तो थोड़ी सी कॉमन सेंस से भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन ये कब दे पाएंगे, जब कॉमन नंबर के अपोजिट पूछेगा, ठीक है। 3 के अपोजिट पूछ रहा है तब ये रूल नहीं लगेगा, ठीक है। 3 के जो साथ नहीं दिख रहा वो आंसर दे दो, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है भाई। ये रूल तभी लगाना अगर कॉमन नंबर के अपोजिट पूछे, ठीक है। और नहीं तो अगर ये चीज नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, रोटेशन रूल ध्यान रखो, ये तो सब पे लगेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो साथ और अपोजिट वाली है ये आपको ओपन डाइस में काम आएगा, ठीक है। यहां इतना इसका यूज नहीं है, ओपन डाइस में थोड़ा सा इसका यूज आएगा। जो साथ में है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना आपको, ठीक। चलिए, चलो एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बताओ भाई, ए के अपोजिट क्या आएगा। ये क्योंकि देखो इसमें एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शन होंगे, आप ऑप्शन से आसानी से कर लोगे। यहाँ नंबर की जगह हमने ABCD लिख दी, तो मैं बता रहा हूं ये ए से लेके F तक पूरा है, कॉन्टिन्यूस ABCD है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ए के अपोजिट क्या आएगा, तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों में एक कॉमन नंबर दिख रहा है आपको बी से क्लॉकवाइज चलेंगे पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग, बी के बाद ए के बाद ई। दूसरे डायग्राम में भी बी से चलेंगे, बी के बाद डी के बाद एफ। तो ए के अपोजिट कौन हो गया, डी हो गया, तो आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। ए के अपोजिट कौन हो गया, डी हो गया।
ठीक है भाई। यहाँ पर बी के अपोजिट सी होता। किसमें? हाँ, बी के अपोजिट अगर पूछते तो सी आंसर आ जाता है, क्योंकि बाकी सभी दिख रहे हैं, सी नहीं दिख रहा। ठीक है, ए के अपोजिट डी है, ई के अपोजिट एफ है, तो ऑब्वियस सी बात है बी के अपोजिट कौन होगा? सी होगा। बट यहाँ पे ए के अपोजिट पूछा है तो आंसर आ गया डी। ठीक है, ये सर पेपर में भी बताया होगा कि सर ए से लेकर एफ तक का, सर जैसे आपने बताया। ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन, वहां तो ठीक है। ऑप्शन होंगे आपके पास। ठीक है, ओके। यहाँ ऑप्शन नहीं थे इसलिए मैंने ऐसा बता दिया। ऐसे ऑप्शन आएंगे। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, इजी है। उसने पूछा विच लेटर विल बी एट द बॉटम इफ बी इज एट द टॉप। अगर बी टॉप में है तो बॉटम मतलब बी के अपोजिट पूछ रहा है। बी दोनों में कॉमन है, कॉमन है तो मेरे ख्याल से तुम समझ ही गए, ए आ नहीं सकता, डी आ नहीं सकता, एफ आ नहीं सकता, तो कौन सा बचा? सी। डायरेक्ट एडजेसेंट रूल से भी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ऑप्शन देख के हो गया ना। नहीं तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं, रोटेशन रूल भी। रोटेशन का मतलब बी ए ई, सेकंड फिगर में बनेगा बी डी एफ, तो ए के अपोजिट डी हो गया, ई के अपोजिट एफ हो गया, तो ये चारों कट गए, चारों कट गए, तो बी के अपोजिट कौन बचा? सी। रोटेशन रूल भी लगा सकते हो, नहीं तो ऑप्शन से डायरेक्टली आपको पता लग गया है ना। बी के साथ ए है तो ए नहीं होगा, सेकंड फिगर में बी के साथ डी है तो डी भी नहीं होगा, बी के साथ एफ है नेक्स्ट फिगर में तो एफ भी नहीं होगा, सी बचा, सी आंसर। ठीक, बढ़िया भाई। नेक्स्ट, अब 3 फिगर आ गए। चलो 3 वाला पहले मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो कई बार क्या होगा भाई, 3 डायग्राम भी हो सकते हैं, 4 डायग्राम भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करना चाहेगा तो 4 डायग्राम भी दे देगा। तो इसमें बस करना क्या होता है, इसमें आपको सही फिगर को कंपेयर करना होता है बस आंसर देने के लिए। उसने पूछा है कि एक के अपोजिट कौन आएगा, तो पहले तो देखो एक किस डायग्राम में है, तो भैया पहले डायग्राम में है एक और दूसरे में है एक। ठीक है, तो पहले और दूसरे डायग्राम में एक है, अगर हम इन दोनों डायग्राम को कंपेयर करें, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, तो इन दोनों में कॉमन रूल लग सकता है। लेकिन कॉमन रूल से आंसर किसका आएगा? 3 के अपोजिट 5। अगर आप इन दोनों में कॉमन रूल लगाओगे तो आपको आंसर मिल रहा है 3 के अपोजिट कौन है? 5। लेकिन वो मेरे से क्या पूछ रहा है? 1 के अपोजिट कौन है। तो ऑब्वियस सी बात है हम पहले 2 डायग्राम को कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, रीजन बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप पहले दोनों डायग्राम को कंपेयर करते हो तो 1 2 1 2 1 और 2 कॉमन है, तो बचे हुए नंबर आपस में कॉमन अपोजिट होंगे कॉमन रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां से आंसर आया 3 के अपोजिट 5 है ना, बट हमसे तो 1 का पूछा, तो मैं इनको कंपेयर नहीं करूंगा। ठीक है, इनको नहीं करूंगा तो किसी और को कंपेयर करूंगा। किसी और मतलब सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके देख लेता हूं। सेकंड और थर्ड को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, 2 नंबर कॉमन हो गए, तो बचे हुए नंबर आपस में अपोजिट होंगे, तो 1 के अपोजिट कौन होगा? 6। यानी सेकंड और थर्ड में अगर हम कॉमन रूल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सेकंड और थर्ड में अगर आप कॉमन रूल लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो 1 के अपोजिट कौन होगा? 6 होगा। तो बस इसमें आपको करना यही है कि सही डायग्राम को कंपेयर करना है और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इन सेकंड सर एंड फर्स्ट और थर्ड से भी तो हो सकता है क्या चीज? सर, फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर से। फर्स्ट और थर्ड फिगर में बोलो। सर इससे भी तो वही आ रहा है आंसर। हाँ हाँ, इसमें इससे आपको भी। रोटेशन रूल लगाना पड़ेगा बस, यस क्योंकि सर, एक यस सर। एक ही नंबर कॉमन है ना, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम थोड़ा सा बस इसमें यही है, देखो एक से ज्यादा मेथड होंगे ही होंगे, क्योंकि 3 डायग्राम है, 4 डायग्राम है, तो किन्हीं 2 को कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा। तो या तो रोटेशन रूल लग जाएगा या आपका कॉमन रूल लग जाएगा, तो वो डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी ढूंढ लेते हो, बस यही है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, आप पहले तीसरे को कंपेयर करके रोटेशन रूल करके भी यूज कर पाओगे,
कॉमन रूल लगा के भी यूज कर पाओगे, दोनों में से कोई सा रूल भी चल जाएगा जब 2 से ज्यादा डायग्राम होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डी के अपोजिट बताना है भाई। डी के अपोजिट, डी के अपोजिट बताओ। आराम से देखो, बताओ कौन सा भाई। ए। ठीक है, पहले और आखिरी को कंपेयर कर लिया होगा। सी बी दो कॉमन है तो बचे हुए नंबर आपस में अपोजिट होंगे, तो ए के अपोजिट कौन होगा? डी होगा। ठीक है, क्लियर है? ए के अपोजिट कौन होगा? डी होगा। हो जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड आप क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया था एडजेसेंट वाला। एडजेसेंट वाला मतलब आप ये चेक कर लो डी के अपोजिट पूछ रहा है, तो लास्ट वाले डायग्राम में डी के साथ सी है, डी के साथ बी है, तो सी और बी आंसर नहीं हो सकते क्योंकि ये साथ में है। इस वाले फिगर में देखोगे डी के साथ सी है, डी के साथ ई है, तो ई भी नहीं हो सकता। किसी भी डायग्राम में डी के साथ ए नहीं आ रहा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप ये मेथड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कैसे भी अपना आंसर निकाल लेते हो। आप कॉमन रूल लगाओ, रोटेशन रूल लगाओ, या एडजेसेंट वाला रूल लगा दो। ठीक है, कैसे भी करके आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, जो आपको अच्छा लग रहा है मेथड आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तीनों ही मेथड का अपना इंपॉर्टेंस है भाई। ठीक है, आप ऑप्शन से जाते हो, आप वैसे करते हो, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग तरह की टेक्निक लगेगी। इसमें किसी में कोई मेथड जल्दी आंसर देगा, किसी में कोई सा मेथड जल्दी आंसर देगा, तो आप इस पे फिक्स नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा भाई। पहला लेटर लिख देना बस, पूरा कलर लिखने की जरूरत नहीं है। वॉयलेट सही है। पहली दो फिगर कोई कंपेयर करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्लू ऑरेंज, ब्लू ऑरेंज, तो बचे हुए आपस में अपोजिट हो जाएंगे, यानी येलो के अपोजिट कौन होगा? वॉयलेट। पहली दो फिगर से कंपेयर हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, बस इसमें डिपेंड करेगा आप कितनी जल्दी आंसर पकड़ लेते हो बस। ठीक है, तो ये था आपका क्लोज डाइस। अब हम चलते हैं ओपन डाइस पे। ठीक है, अब ओपन डाइस में क्या होगा? ओपन डाइस में आपको डिफरेंट फॉर्म्स थोड़ी सी समझनी होंगी। ठीक है, फॉर्म नंबर वन ये है, आपके सामने डाइस को खोल के ऐसे रख देगा। इसमें बेसिकली क्या करता है, वो डाइस को खोल देता है। खोलने के बाद पूछेगा कि कौन सा फिगर इसका पॉसिबल है, कौन सा नहीं। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा ओपन डाइस में। तो ओपन डाइस के लिए आप ध्यान रखिए, अगर ये डायग्राम बनता है, ठीक है, तो एक के अपोजिट 5 होगा, दो के अपोजिट 4 होगा, तीन के अपोजिट 6। अब ये मैं कैसे बता पा रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल है। अगर आप किसी भी स्ट्रेट लाइन में मूव करोगे, चाहे आप हॉरिजेंटली मूव करो चाहे वर्टिकल मूव करो, आपको एक का गैप देना है। एक का गैप मतलब, ध्यान से सुनो, अगर आप मान लीजिए वर्टिकली मूव करते हैं, तो आपका पहला नंबर है 1, तो 1 के बाद एक गैप छोड़ दो, 1 के बाद 3 को स्किप कर दो, अगला नंबर कौन सा है? 5, तो 1 के अपोजिट कौन होगा? 5 होगा। एक का गैप देना हमेशा। इसी तरह से अब 3 को देखोगे, अगर वर्टिकल लाइन में दोबारा मूव करो, तो ऊपर से नीचे 3 से नेक्स्ट एलिमेंट है 5, वो छोड़ दो, तो 3 का अगला एलिमेंट कौन होगा? 6, तो 3 के अपोजिट कौन होगा? 6। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में चलोगे, अगर इधर से उधर, 2 के बाद 3 को छोड़ दो, अगला नंबर क्या है? 4, तो 2 के अपोजिट कौन होगा? 4 होगा। अभी हर बार सीक्वेंस में नहीं होंगे, ठीक है ना, 2 3 4 लगातार हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब आप बात ये समझो, एक का गैप छोड़ना है। ठीक है, 2 के अपोजिट होगा 4, एक का गैप छोड़ना है। 1 के अपोजिट होगा 5, एक का गैप छोड़ना है।
3 के अपोजिट होगा 6, एक का गैप छोड़ना है। पर सर ये ग्राफ ऐसी बन के आएगा जैसे आपने बना रखा है इसमें, मतलब हाँ ये फॉर्म्स हैं, ठीक है, 3 या 4 फॉर्म्स हैं, मैं आपको सारी लिख के अभी बता दूंगा। हर एक में आपको यही ध्यान रखना है, एक का गैप रखना है बस, ठीक है, बेसिकली ये है। नेक्स्ट फॉर्म देखो, इस टाइप से भी बना हुआ आ सकता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप से बनाएगा, सेम मेथड फॉलो करना है, हम वर्टिकली चलते हैं। मुझे बताओ 2 के अपोजिट कौन होगा? 4 एक का गैप देंगे तो 4, ठीक है। सर 4 3 के ऑपोजिट 5, हाँ 3 के 1 के अपोजिट कौन ऑपोजिट होगा? 6। 5। अब जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, तो 1 के अपोजिट कौन हो जाएगा? 6, ठीक है। 2 के अपोजिट हो गया 4, 3 के अपोजिट हो गया 5। अब 1 और 6 एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं भी है तो जो बच गए वो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, जो बच गए वो आपके आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ये फॉर्म 2 है। फॉर्म 3 आ सकती है, इस टाइप से आपके पास बना आ जाए, ठीक है। सेम फंडा लगाना है इसमें भी, 1 के अपोजिट हो जाएगा 4, 3 के अपोजिट हो जाएगा 5 और बचे हुए आपस में अपोजिट हो जाएंगे, 2 के अपोजिट 6, ठीक है। 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 6, ठीक है। फोर्थ फॉर्म ऐसे बना सकता है वो, सेम पैटर्न लगेगा इसमें भी, वही पैटर्न लगाओगे तो 1 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 3 6 के 6, 2 और के 5। 5, ठीक। आप 2 या 3 फाइंड आउट कर लोगे, फिर जो बच जाएंगे वो आपस में अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्म, इसमें भी 1 के अपोजिट 3, 4 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 2 के 5। 1 के 3, 4 के 6 और बचे हुए आपस में अपोजिट हो जाएंगे। बस एक का गैप देना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक। सिक्स्थ फॉर्म देखो भाई, सिक्स्थ फॉर्म में देखो इस टाइप का दे देता है। 6 और जो 7th फॉर्म है ये वैसे आपके पास आती नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा करा दिया फिर भी। इसमें सिंपल है, 1 के अपोजिट होगा 5, 2 के अपोजिट होगा 4। अब वो पूछ लेगा मान लो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट देखो जो साइड आएगी उसके इसने 4 टुकड़े कर रखे हैं, ये जो ट्राइंगल बनाई हुई है ना, ये जो चौथा फेस था ना, उसको इसने 1 2 3 4 ट्राइंगल में तोड़ दिया। तो जब आप इस डाइस को फोल्ड करोगे तो इसको याद रखने का बड़ा अच्छा सा तरीका है भाई, आपने कुछ नहीं करना, टॉप से क्लॉकवाइज घूमना है, ऐसे टॉप से क्लॉकवाइज घूमना है। तो ये पूछेगा 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट जो भी आंसर होगा ना, इस टाइप की फिगर बनी होगी, उसमें अलग अलग नंबर्स लिखे होंगे, वैल्यूज लिखी होंगी, ये सिंबल्स लिखे होंगे। तो जब आप क्लॉकवाइज घूमोगे तो सबसे पहले बारी आएगी इसकी, ये है प्लस, आपने प्लस यहां लिख देना है। फिर बारी आएगी इज इक्वल टू की, इज इक्वल टू यहां लिख देना है। फिर नीचे से फोल्ड होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहां आएगा, और लास्ट वाला फोल्ड होगा माइनस ये, तो ये अपोजिट होगा भाई 3 के, यानी 3 के जो अपोजिट फेस होगा वो ये होगा, ठीक है। अब इसमें वो जो पूछेगा वो क्या होगा, इनकी पोजीशन अलग अलग कर रखी होगी, हो सकता है एक ऑप्शन ये हो, दूसरे ऑप्शन में हो सकता है वो उल्टा कर दे, मतलब इज इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई माइनस, मतलब इनकी पोजीशन चेंज कर देगा। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना, सिंपल ये ध्यान रखना है, टॉप से क्लॉकवाइज घूमना है और उसको लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहले प्लस फोल्ड होगा, फिर इज इक्वल टू, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करके इनको लिख देना और मैच कर लेना कौन से ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन है, जिस भी ऑप्शन में ये वैल्यू गिवन होगी वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे पूछता नहीं है ऐसा कॉम्प्लिकेट, बट मैंने सिर्फ करा दिया कि आप, क्योंकि जब प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा आपको दिखेगा, फिर आप परेशान होगे, है इसमें कुछ नहीं, ठीक है। क्लियर है भाई? क्लियर है तो फटाफट से जरा वाई टाइप करना। सर एक फॉर्म नंबर 7 में भी थी सर, आप बता रहे थे। वो मैं भेज दूंगा, देख लेना, उसमें भी क्लॉकवाइज ही घूमना है, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेते थोड़ा सा क्वेश्चन की, ओके सर। ठीक है। अब क्वेश्चन वो आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये वाला डाइस आपको गिवन होगा, ऐसे ओपन डाइस,
इसमें खैर एरो लगे हुए हैं, ये एरो नहीं लगे होंगे, ये मैंने समझाने के लिए हमने लगाए हुए हैं, ठीक है। उसमें एरो नहीं दिए होंगे आपको, बस ये फिगर दी होगी ऐसे। आपको पूछेगा अगर इस डाइस को बंद करेंगे तो इनमें से कौन सा फिगर पॉसिबल है, मतलब क्लोज होने के बाद इसमें से कौन सा फिगर पॉसिबल है, ठीक है। तो कई बार हो सकता है एक आंसर हो, कई बार हो सकता है एक से ज्यादा आंसर हो। तो अगर एक से ज्यादा आंसर होंगे तो आपको ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे, ओनली ए, ठीक है, बोथ ए एंड सी, इस टाइप से आपको मतलब ऑप्शन मिलेंगे अगर एक से ज्यादा होंगे तो, ठीक है, क्लियर। अब देखो जब हम इसको बंद करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पहले तो ढूंढ लेने अपोजिट और फिर हमें लगाना है इसमें एडजेसेंट रूल बेसिकली, क्योंकि जो अपोजिट होगा वो कभी भी साथ नहीं आ सकता, आपको ये ध्यान देना है। तो आप जानते हो, आप इसमें पहले अपोजिट लिख लेना। तो आप जानते हो भाई एफ के अपोजिट आएगा बी, ठीक है, ई के अपोजिट आएगा सी, और बच गए कौन, ए और डी। तो ए और डी आपस में अपोजिट होंगे। तो अब आपको ध्यान रखना है जो भी अल्फाबेट लेटर अपोजिट है वो कभी भी सेम डायग्राम में नहीं दिखने चाहिए। मतलब एफ और बी सेम डायग्राम में नहीं दिखेगा, ई और सी सेम डायग्राम में नहीं होने चाहिए, ए और डी सेम डायग्राम में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब एफ और बी, इसमें एफ और बी एक साथ आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, एफ ई डी, एफ ई डी, एफ के साथ बी नहीं होना चाहिए, ई के साथ सी नहीं होना चाहिए, डी के साथ ए नहीं होना चाहिए। ये आपका आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी अपोजिट वाले साथ में नहीं आ रहे। आगे भी चेक कर लेते हैं, ई और सी एक साथ नहीं आने चाहिए, ये देखो ई और सी एक साथ नहीं आने चाहिए, बट इसमें ई और सी एक साथ आ रहे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। इसी तरह से डी और ए एक साथ नहीं आने चाहिए, डी और ए एक साथ आ रहे हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आएगा ओनली बी, सिर्फ बी ही जो है इसका पॉसिबल डायग्राम है जब आप इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। तो इस ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे तो कौन सा डाइस बनेगा, ये वाला डाइस बनेगा, बी वाला, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या पूछेगा वो, ठीक है। अगर सब दो डाइस दिए हुए हैं तो ए एंड बी हो जाएगा, है ना सर? हाँ अगर सब दो डाइस सही है तो ए एंड बी हो जाएगा। हाँ, वो ऑप्शन उस अकॉर्डिंग होगे ना, ओनली बी, ए एंड बी, ए एंड सी, फिर वो उस अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देगा, ठीक ओके। है। बताओ भाई इसका आंसर। वो लेटर भी यूज कर सकता है, नंबर भी डिपेंड करेगा भाई वो क्या क्या देता है, ठीक है। आपको कई बार सिंबल भी डाल देता है उसमें, अल्फा बीटा गामा, तो उसके हिसाब से आपको फिर बनाना होगा। हाँ, बस एक बार आप अपोजिट लिख लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा भाई। 2 के अपोजिट 4 है, 1 के अपोजिट 6 है, 5 के अपोजिट 3 है, तो ये आपको नहीं दिखने चाहिए, ठीक है भाई। 1 और 6 एक साथ नहीं आ सकते, पहले डायग्राम में आ रहे हैं, गलत हो गया। 3 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। 2 और 4 एक साथ नहीं आ सकते, इनमें से कोई आंसर नहीं है तो यही होगा। फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई, 1 3 4, ठीक है, 1 3 4, कोई चक्कर नहीं है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी इसमें अपोजिट वाले साथ में नहीं आ रहे। बताओ भाई आंसर इसका जरा। चार के अपोजिट पूछ रहा है ना, सिंपल है ना। 1 और 5 इसमें भी है, 1 और 5 इसमें भी है, कॉमन रूल लग जाएगा तो 2 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 2, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बताओ भाई, 2 के अपोजिट पूछ रहा है।
सी 5 आ जाएगा। इनमें कॉमन रूल लगा दोगे, 6 से स्टार्ट हो जाओगे, 6 2 4 6 5 1, तो 2 के अपोजिट कौन मिल गया? 5। ठीक है, रोटेशन रूल लग जाएगा पहले और दूसरे में। बढ़िया। दो के अपोजिट पूछ रहा है, ये तो जल्दी आ जाना चाहिए। छः होगा, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लेंगे, 1 4 1 4, तो ऑब्वियसली 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, कॉमन रूल लग जाएगा इसमें। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डाइस था। मैं आपको थोड़ा सा क्यूब का बता देता हूँ, वैसे क्यूब का क्वेश्चन आता नहीं है आपके एग्जाम में, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होता है भाई, क्यूब जो है आप जानते हो एक तरह का डाइस ही होता है ये भी, ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए भाई। क्यूब के अंदर कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। ठीक है, कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स होते हैं। उन कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एजिस कितनी होती हैं, तो एजिस इसमें होती हैं 12। अब मैंने इसको थोड़ा कलर्ड रखा है, ठीक है। आप ध्यान से जब इस पीपीटी को देखोगे बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा 6 फेस कौन से हैं, 12 एजिस कौन सी हैं। ठीक है ना, हमने कलर्ड इसको बनाया है ताकि आपको इजीली पता लग जाए। ठीक है, और आपको पता ही है जब हम एट अ टाइम किसी भी क्यूब को देखते हैं, जैसे हमने डाइस को देखा था, तो केवल और केवल कितनी साइड विजिबल होती है? 3 ही साइड, 3 ही फेस उसके एट अ टाइम विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और 8 वर्टिसेस यानी कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर। ठीक है, अब इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो फॉर्मूले याद रखना, आंसर बहुत आसानी से आप उसके दे दोगे अगर आएगा क्वेश्चन तो। वैसे नहीं आता है, ठीक है, आपसे डाइस का ही आता है, क्यूब का मैंने देखा नहीं आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब क्या आता है, पेंटेड क्यूब्स पे आपसे पूछेगा। अब वो क्या करेगा, ठीक है, अब वो आपको बोलेगा कि एक बिगर क्यूब है हमारे पास जिसको हमने पेंट करा है सेम कलर का ऑन ईच ऑफ इट्स फेसेस। अब वो बोलता है अगर इस क्यूब के हम 64 आइडेंटिकल पीसेस बना दें, ठीक है, यानी उस बड़े क्यूब को आपने 64 स्मॉल क्यूब्स में कट कर दिया, कट लगा लगा के। ठीक है, तो 64 आइडेंटिकल क्यूब्स में आपने उसको कट कर दिया, तो इसके ऊपर अब वो आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मैनी ऑफ द स्मॉलर क्यूब विल हैव एग्जैक्टली 3 पेंटेड फेसेस, मतलब कितने ऐसे छोटे क्यूब होंगे जिनके 3 पेंटेड फेसेस होंगे। देखो जब आपने क्यूब को कलर किया तो सिर्फ बाहर से किया, आप थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को। तो जब आप उसमें कट लगाओगे तो जो अंदर वाले फेस होंगे वो तो बिना पेंटेड निकलेंगे, है ना। तो जो छोटे छोटे क्यूब कट के आएंगे उनके चारों फेस पेंटेड नहीं होंगे। मैक्सिमम कितने फेस पेंट हो सकते हैं? 3 उसके। ठीक है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एग्जैक्टली 2 पेंटेड फेसेस। तीसरा क्वेश्चन हो सकता है, हाउ मेनी हैव ओनली एग्जैक्टली 1 पेंटेड फेस, जिनका सिर्फ एक ही पेंटेड फेस होगा। और चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है, हाउ मेनी ऑफ स्मॉलर क्यूब विल हैव नो पेंटेड फेस। ठीक है, तो जब भी आप क्यूब को काटोगे तो उसमें से जो छोटे क्यूब निकल के आएंगे वो 4 कैटेगरी के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके 3 साइडेड पेंटेड होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनके 2 फेस पेंट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनका सिर्फ एक ही फेस पेंट होगा, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका कोई भी फेस पेंटेड नहीं होगा। ये सब होंगे बीच वाले। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस को अब समझते हैं इसका आंसर कैसे निकालना है। तो आइए पहले मैं डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश भी करूंगा। अब देखो आपने क्यूब को कितने में काटा था? 64 आइडेंटिकल पीसेस में। तो 64 आइडेंटिकल पीसेस में जब आप क्यूब को काटोगे तो 64 किसका क्यूब होता है? 4 का क्यूब होता है। यानी जो आपकी क्यूब की डायमेंशन हो जाएगी ना, ठीक है, जो आपके क्यूब की डायमेंशन हो जाएगी वो आपको थोड़ा सा ये समझना है, 4 इधर 4 इधर और 4 इधर। ठीक है भाई, ये वाली साइड भी 4 होगी। 4 का क्यूब होगा वो। ठीक है, अगर इसी की जगह, ठीक है, 216 होता, ठीक है, तो ये 6 बाय 6 का क्यूब होता, क्योंकि ये 6 का क्यूब है। ठीक है, ऐसे ही 512 होता तो ये 8 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एन, स्मॉल एन की वैल्यू। ठीक है भाई,
ये जो आता है n आता है, n मतलब साइडेड, कितने साइडेड, साइड की डायमेंशन क्या है, 4 4 4, 64 है तो 4 4 4 होगा, 216 है तो 6 6 6 होगा, 512 है तो 8 8 8 होगा। ये क्यूब पे डिपेंड करेगा कि किसका क्यूब बनाता है वो एग्जाम में, ठीक है। तो जितने पीसीज में कट करेगा उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, या तो 4 का क्यूब होगा, या 6 का होगा, या 5 का होगा, 8 का होगा, 7 का होगा, ठीक है। वो आप निकाल लोगे, आई थिंक क्यूब्स आपको याद है, ठीक है। तो जब आप उनको कट करोगे तो कुछ ऐसे कटेज उसमें लग जाएंगे, ठीक है भाई, 4 बाय 4 बाय 4 के आपके कट जाएंगे। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन था, उसने पूछा था कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके सिर्फ 3 फेसेस पेंटेड होंगे। तो 3 फेसेस पेंटेड वाले जो आपको क्यूब नजर आएंगे वो सिर्फ आएंगे नजर आपको वर्टिसेस पे। वर्टिसेस कितने थे भाई इसके, 8, ठीक है ना। तो 8 वर्टिसेस थे, तो 8 ही ऐसे क्यूब निकलेंगे जो 3 साइड पेंटेड होंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, वो चाहे 64 बनाए, चाहे 216 बनाए, चाहे 729 बनाए, ठीक है भाई, किसी का भी मतलब क्यूब कर दे वो, 3 कलर फेस वाले का आंसर हमेशा ही 8 आता है। उसका रीजन ये है, 3 साइडेड फेस वाले वही क्यूब होंगे जो वर्टिसेस पे होंगे। और क्यूब को आप कितने भी पीसेस में काट लो, उसके वर्टिसेस सिर्फ कितने बनते हैं बड़े क्यूब के, 8। तो इसका आंसर हमेशा ही 8 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर। तो कभी भी आपको प्रॉपर क्यूब देगा, जैसे जिसका भी क्यूब देगा, तो उसके अगर 3 कलर्ड फेसेस पूछे, उसका आंसर हमेशा ही 8 होगा। इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, याद रख लो। रीजन ये है, जितने वर्टिसेस उतने ही क्यूब्स होंगे जिनका कलर्ड, तीनों साइड कलर्ड होगी, तीनों साइड पे आपको पेंट देखने को मिलेगा। वो हमेशा आपको सिर्फ पेंट कहाँ मिलेंगे, वर्टिसेस पे। एक ये होगा, एक ये, एक ये, एक ये, इसी तरह से नीचे भी 4 मिलेंगे, तो टोटल हो जाएंगे आपके 8, ठीक है भाई। तो 3 फेस वालों का हमेशा आंसर याद कर लो, 8 ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 पेंटेड फेसेस। अगर वो आपसे पूछेगा कितने क्यूब ऐसे होंगे जिनके 2 फेस पेंटेड होंगे, अब जो 2 फेस पेंटेड होंगे ना, वो ये वाले क्यूब मिलेंगे। देखो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वैसे समझाना मुश्किल हो जाता है। ये कोने वाले 8 निकाल दो, जो बचे हुए होंगे, ये 2 कलर्ड वाले होंगे, ये 2 कलर्ड वाले होंगे, ये 2 कलर्ड वाले, ये 2 कलर्ड, इसी तरह से इस सरफेस पे, इसी तरह से इस सरफेस पे। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना देते हैं, क्या, हम फॉर्मूला बना देते हैं 12 इंटू n-2, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी मैंने आपको बता दिया। जैसे 64 था, तो 64 का मतलब ये कैसा क्यूब होगा, 4 बाय 4 बाय 4 का क्यूब होगा। तो ये n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो अगर आपसे 2 साइडेड पेंटेड वाला कभी भी पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला याद रख लो, 12 इंटू n-2। अब ये 12 क्या है, एजेस। एक क्यूब के अंदर कितनी एजेस होती है, 12। तो उन 12 एजेस पे ही आपको मिलेंगे 2 रंग वाले क्यूब, ठीक है भाई। उन 12 एजेस पे ही मिलेंगे 2 रंग वाले क्यूब, इसलिए हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और n-2 क्यों आता है, थोड़ा सा समझ लो। ये वाली एज की अगर मैं बात करूं, ये वाली एज, इस टोटल एज पे कितने क्यूब हैं, 1 2 3 4। क्यों 4 है, क्योंकि आपको पता है ये जो 64 है किसका क्यूब होता है, 4 का। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 होगा, तो 4 ही क्यूब बनेंगे इसमें आइडेंटिकल। तो इसमें से ये तो 3 कलर वाले हैं, ये भी 3 कलर वाले हैं, तो 4 में से 2 निकल गए, तो कितने बचे, 2, ठीक है ना। लेकिन हर बार ये वैल्यू 4 तो नहीं होगी, इसीलिए हमने इसको जनरल फॉर्मूला बना दिया n-2, यानी वर्टिसेस वाले 2 माइनस हो जाएंगे, बचे हुए आपके बीच के आ जाएंगे 2 कलर्ड फेस वाले, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉमन फॉर्मूला क्या बन गया, 12 इंटू n-2। तो बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 12 इंटू n-2। जैसे इसको पुट करोगे, 12 इंटू 4-2, 12 इंटू 2 इज 24। इसका आंसर आ जाएगा 24। सर ये सब पे वैलिड रहेगा, मतलब ऑड नंबर पे भी दे रखा हो तो? नहीं, ऑड पे, किस पे, ऑड पे कैसे, ऑड पे भी वैलिड होगा। सर मतलब 125 है जैसे। हाँ जैसे हाँ, ये। तो उसमें भी है, एजेस तो 12 ही है, 12 इंटू 5-2, तो वहां पे n की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, क्योंकि 125 किसका क्यूब है, 5 का। सर तो हमेशा प्रॉपर क्यूब ही देगा या मैं कभी हाँ, भी प्रॉपर मतलब? क्यूब ही देगा, ठीक है। तो आप 5-2 कर देंगे, इसीलिए हमने इसको जनरल फॉर्मूला लगाया, क्योंकि 4 के लिए तो हमने 2 माइनस किया, 2 रह गए, लेकिन हर बार 2 नहीं रहेंगे ये,
अगर 5 होंगे तो बीच के 3 रह जाएंगे, 8 होंगे तो बीच के 6 रह जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए n क्या होगा, जिसका भी वो क्यूब होगा वही वैल्यू हम यूज करेंगे। ओके सर। ठीक, नेक्स्ट में आपसे पूछेगा इतने ऐसे क्यूब होंगे जिनका सिर्फ एक ही पेंटेड फेस होगा, तो वो ये बीच वाले होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 6 क्यों आया, 6 आपके फेस आए हैं, तो 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा 24। ठीक है, तो जब भी आपसे वन साइड पेंटेड पूछेगा तो उसका फॉर्मूला हो गया 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई, क्योंकि ये आपके फेसिस पे मिलेंगे आपको, और फेस कितने होते हैं 6, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, n-2 इंटू n-2 बनता है ये, तो वो 2 बार आ जाता है, इसलिए n-2 का होल स्क्वायर कर देते हैं हम। ठीक है, ठीक, सिर्फ समझ लो, क्योंकि मैं पीपीटी भेज ही दूंगा, ऑलरेडी इसमें मेंशन्ड है, इसको नोट डाउन नहीं करो इतना, क्योंकि करोगे भी तो इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें हमने कलर्ड थोड़ा सा बनाया हुआ है, आप नहीं बना पाओगे भाई। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। लास्ट रह जाता है भाई, कोई भी कलर फेस ना हो, नो पेंटेड फेस, तो वो सिर्फ बीच वाले मिलेंगे। ठीक है, वो हम डायग्राम में शो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अंदर अंदर वाले हैं, वो नजर ही नहीं आएंगे, तो उसका आंसर होता है n-2 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए n की वैल्यू 4 थी, 4-2 का होल क्यूब आंसर। ये सर अगर सर अकेले सर फॉर्मूले याद कर जाए सर फिर भी ठीक है ना? हाँ हाँ, फॉर्मूले ही याद करने हैं आपको, ये सिर्फ थोड़ा समझाने के लिए हमने डायग्राम बनाया, डायग्राम की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, फॉर्मूले याद कर जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बस हमने डायग्राम इसलिए बता दिया ताकि एज पे कब मल्टीप्लाई करना है उसके लिए 12 आ रहा है, जहां पे फेस वाले आएंगे इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आपको याद करने में आसानी हो जाए, इसलिए ओके बीच सर। में मैंने फिगर डाल दी है, ताकि आपको याद रहे, जो एज पे आएंगे वो 12 से मल्टीप्लाई होंगे, जो फेस पे आ रहे होंगे वो 6 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है ना, ताकि भूलो ना इसको। मतलब हर एक क्यूब के लिए सेम रहेगा सर ये? हाँ सेम रहेगा, एन पे डिपेंड करेगा ना, एन 8 है तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, और लास्ट में आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, वेरीफाई आप ऐसे कर सकते हो, देखो टोटल कितने क्यूब बने थे, 64 क्यूब में हमने काटा था, तो पहले क्वेश्चन का आंसर 3 कलर्ड फेस वाले का आंसर कितना आया था हमारा 8, 2 कलर्ड फेस वाले का आंसर कितना आया था 24, 1 कलर्ड फेस वाले का आंसर कितना आया था 24, और 0 कलर्ड फेस वाले का आंसर भी कितना आ रहा है 8, सबको ऐड करो, सिक्सटी फोर ही बन रहा सर। टोटल बन गया ना 64, तो ये आपके सारे कवर हो गए इसमें। ठीक है, तो अगर एग्जाम में वैसे वो चारों तो नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप वेरिफिकेशन अपनी करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, चारों निकाल लेना और चारों का टोटल बराबर बनना चाहिए, टोटल बराबर बनेगा तो इसका मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है, बट खैर नहीं आता आपके पास, ये मैंने सिर्फ इसलिए करा दिया भाई। ठीक है, कि अगर आप एसएससी या किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो तो वहां पूछ लेता है। ठीक है, बाकी लीट और उसमें अभी तक तो नहीं पूछा उसने ऐसा, बट सिलेबस में है तो इसलिए एक बार कराना जरूरी है। फॉर्मूले कर जाना, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसे इसमें दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये आपका जो है क्यूब्स एंड डाइस टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी होगी संडे को। अब मैं संडे को कोशिश करूंगा आपकी रीजनिंग कंप्लीट करने की। ठीक है, होगी नहीं होगी वो बाद की बात है। ठीक है भाई, हम कोशिश करेंगे जो आपके छोटे मोटे टॉपिक रह गए उनको कवर कर दें। ठीक है, टॉपिक मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ उसमें क्या क्या रहेगा। एक तो जो आपकी है नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है, मिरर इमेज कटिंग, ये वो सारा, उसके मैं एक एक दो दो क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी मैं आपको स्लाइड भेज दूंगा, आप खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि उसमें सारा गेम ना विजुअलाइजेशन का है। ठीक है ना, जितना आप विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा आप आंसर दे सकोगे। ये रह जाएगा। सेकंड आपका एक मैंने थोड़ा सा कुछ कॉमन क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जिनका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये भी नॉन वर्बल एक तरह से वर्बल रीजनिंग के अंदर आ जाता है थोड़ा सा। ठीक है, वो प्लस जो वो आपके क्वेश्चन रह गए ना प्रीसीडिंग वाले और वो टाइप के क्वेश्चन, वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। और लास्टली आपका एक छोटा सा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसमें भी सिर्फ मुझे एक बार आपको बताना ही है, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें,
बहुत इजी सा टॉपिक है। तो ये तीनों टॉपिक मैं कोशिश करूंगा संडे को कवर करूं। सर वो भी तो पढ़ा सर हमारा मिरर और शैडो वगैरह सर। वो सब इसमें आ यस सर, जाएगा। डायरेक्शन। ठीक है सर। जो भी बच जाएगा उस दिन देख लेंगे, उस दिन थोड़ी क्लास लंबी कर लेंगे, ठीक है। और अगर कुछ रह जाएगा तो फिर अगली में चला जाएगा, कोई नहीं। मेन कोशिश करेंगे, मेन मैं सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन कराऊंगा, फिर ये, फिर जो आपका वो रह गया जैसे शेडो वाला आप एक बोल रहे हो, एक वो कंसेप्ट लास्ट में इसको उठा लूंगा बस, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, बस आपको बताना ही है पैटर्न कैसे आपने पहचानने हैं, ठीक है ना। इसमें भी ज्यादा कुछ होता नहीं है, बेसिकली ओके विजुअलाइजेशन सर। का आपकी रीजनिंग ऑलमोस्ट एक बार कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर सर काउंट करेंगे सर। हाँ फिर क्वांट क्वांट के हम वैसे 2 टॉपिक कर चुके हैं, पता नहीं, हाँ रेशियो और परसेंटेज आई थिंक, एक बार देख लूंगा मैं, ठीक है। फिर क्वांट स्टार्ट हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, चलो। वो भी सर इतने टाइम का ही है सर जितने टाइम का रीजनिंग था अभी। वो थोड़ा जल्दी खत्म होगा इससे, ओके सर। क्योंकि उसमें मैं थोड़ा पेस बनाऊंगा अब, बहुत स्लो स्लो करा लिया तुमने। सर मैं ये कह रहा था, एनालॉग सर, एनालॉग जो है टॉपिक, वो वर्बल में भी है और नॉन वर्बल में भी है हाँ रीजनिंग। वो उसका रीजन ये है ना, जो मैंने आपको ये नॉन वर्बल बताया ना अभी लिख के, देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। जो भी हमने क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं ना, सब इसमें भी आता है एक तरह से, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देख लो थोड़ा सा। सीरीज ऑफ फिगर, ठीक है, इस टाइप का होता है ये, तो इसमें भी आता है ये आपका पैटर्न, इसी में क्लासिफिकेशन भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब फिगर इसी में देखो एनालॉगी आ गया आपका, एनालॉगी ऑफ फिगर्स, तो इसमें आपको वही पैटर्न ढूंढना होता है, ठीक है। तो वो जो हमने किया था वो बेसिकली नंबर्स का, ये फिगर्स का होगा, तो आप कंफ्यूज ना होना। टॉपिक वो इसलिए डबल दिया होता है क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ये भी एनालॉगी बेस्ड होते हैं, इनको भी हम एनालॉगी बोलते हैं। बेसिकली एनालॉगी का ऐसे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब ऑड वन आउट, वो हमने नंबर्स का भी किया था और फिगर्स का भी आता है, ठीक है। ये सर मेनली डीटीयू के पेपर में आता है ना सर। हाँ ठीक है, तो ये और बेसिकली ये है, तो इसमें इतना कंफ्यूज मतलब मत ना होना, ये चीज है इसके अंदर। सर तो मतलब वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालॉग रीजनिंग में मेजरली डिफरेंस क्या है, मतलब तीनों में? डिफरेंस ये है, देखो जहां पे हमें कुछ कैलकुलेट करना होता है, ठीक है ना, वो अलग सेक्शन है। 2 टाइप की चीजें यार, देखो एक एक जैसे मैंने एनालॉगी बताया, एक एनालॉगी में हमने नंबर बेस्ड किया था जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये जो अब हम कर रहे हैं फिगर बेस्ड है, जिसमें हमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है, बस सिर्फ देख के अपना आंसर देना है, ठीक है, क्लियर। तो उसमें कुछ मतलब ऐसा कहने का मतलब है कि उसमें कोई उसके पीछे का फॉर्मूला या ये सब नहीं होता, वो सिंपली एक तरह से नॉन वर्बल है, जिसमें मतलब कोई लैंग्वेज नहीं है, बस आपको रीड करना है और उसके मतलब आपको सिर्फ उसको विजुअलाइज करना है और उसके अनुसार आंसर देना है, ओके सर। ठीक है। सर इसी लिंक पे रहना सर हमने अभी फिर आप पता अगली नहीं, क्लास में सर। सर बताएंगे, ठीक है। ओके। ओके जी, Thank you, sir. ओके ओके, गुड नाइट।